जैन साथियों, चलिए आज 17वें बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास देखते हैं। इससे पहले आपको हम बिहार करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास करवा चुके हैं। यदि आप यह नहीं देखे हैं तो इसके लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए, आज जो हम क्लास लेकर आए हैं इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें आपका स्टेटमेंट दिया है 1, 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन करा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन देखते हैं। कथन फर्स्ट है कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों के ग्रामीण विकास के लिए एक योजना पूर्वोदय की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है। ये आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसका घोषणा किया गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि इस योजना के अंतर्गत झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी आपका सही है। और थर्ड है कि विकसित भारत 2047 के लिए 5 विषयों का निर्धारण किया गया है, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका तीनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2 एंड 3। और इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा वन लाइनर से आपका यहाँ पर अब काम नहीं चलेगा 17वीं बीपीएससी में। तो इस क्लास को जरूर देखिए और क्लास को जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका कि ई रूपी अथवा डिजिटल रुपया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई रूपी अथवा डिजिटल रुपया के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है, आरबीआई जारी किया है। सेकेंड है इसे एक वैधानिक मुद्रा का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। ई रुपये के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। थर्ड है डिजिटल मुद्रा जमाओं पर बैंक से ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका गलत है, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो आपका थर्ड कथन आपका गलत है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका केवल 1 इन 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1 एंड 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है कि चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है, बिल्कुल आपका सही है फर्स्ट। सेकंड है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का भारत का दूसरा प्रयास था, बिल्कुल सही है। पहला प्रयास कब किया था, तो चंद्रयान 2 में प्रयास किया था, ठीक है। चंद्रयान 2 जो आपका यानी लैंडिंग में असफल हो गया था, उसके बाद आपका चंद्रयान 3 में चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता पाई है, यानी ये भारत का दूसरा प्रयास था, ठीक है। तो आपका 1 भी सही है और सेकंड भी सही है। क्वेश्चन कर रहा है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो 1 एंड 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करके जाना है। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था, तो ये आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। और ये आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये आपका 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इसी के लिए आपका 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश की पीठ ने दिल्ली उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की नियुक्ति को गैर संवैधानिक करार दिया है। ये देखिए आपका कथन गलत है, इसे गैर संवैधानिक नहीं, इसे संवैधानिक घोषित किया था, ठीक है, इसे संवैधानिक घोषित किया था। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, फर्स्ट आपका गलत है। सेकंड कहता है कि दिल्ली में उपराज्यपाल की सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि के विषय को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची के सभी मामले पर दिल्ली के मंत्री परिषद की संहिता और सलाह बाध्य है, ये आपका सही है, सेकेंड सही है, फर्स्ट आपका गलत है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो कथन आपका 1 गलत है, फर्स्ट कथन आपका गलत है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा केवल 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका
न्याय संगत परिवर्तन की अवधारणा को वर्ष 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौता में मान्यता दी गई थी। बिल्कुल सही है आपका। सेकंड कह रहा है कि यह अवधारणा स्वदेशी समुदाय, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के जैसे कमजोर वर्गों में को शामिल करने पर जोर देती है। सेकंड भी सही है। तो फर्स्ट कथन भी सही है आपका, सेकंड भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए प्रश्न कैसे घुमाया है, कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो आपको बता दें कि दोनों कथन सही है, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, न तो 1 ना ही 2। ठीक है, कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में किन 2 राज्यों का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको प्राप्त हुआ है केरल और उत्तराखंड को। केरल और उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य में यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किए हैं केरल और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका 7 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। बिल्कुल सही है फर्स्ट। सेकंड है कि यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने ब्रिटेन को 2-1 से हराकर जीता है। ये भी सही है। थर्ड है कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार जीता है। ये भी सही है, यानी तीनों कथन आपका सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। तो आपका तीनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है इसी तरह के प्रश्न को भी। क्वेश्चन का 8 है कि 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई है? तो ये आपका क्या है? भारत में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रहे मस्को पीरो जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के मूल निवासी है? किस क्षेत्र के मूल निवासी है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंकड़ा निम्न से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब चलिए कथन देखते हैं। फर्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है। बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया है। ये भी आपका सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका, केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका ध्यान 4 प्रमुख जातियों पर है: गरीब, अन्नदाता, युवा और महिलाओं। ये इसका थीम था इस बार, तो आप बिल्कुल आपका फर्स्ट सही है। सेकंड है कि बजट में प्रोदय योजना को शामिल है, जिसका उद्देश्य 5 राज्यों में आर्थिक अवसर विकसित करना है। ये भी आपका सही है। थर्ड है कि सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत निगम कर, उसके बाद आयकर, उसके बाद जीएसटी है। ये आपका गलत है। देखिए, सरकार का जो राजस्व का प्रमुख स्रोत है ये है आपका उधार एवं देयता। उधार जो दिए हैं एवं देयता, यहाँ से आपका सरकार को सबसे अधिक यानी कर मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, इससे अधिक यानी यहाँ पर इनकम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आय। ठीक है, तो सरकार का आय सबसे अधिकांश होता है, तो उधार एवं देयता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, 1 और 2। 1 और 2 आपका सही है और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार आपको बताना है। तो ये आपका जगह ऑप्शन नंबर ए 6.5 से लेकर 7%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो है ये आपका वित्त वर्ष 24-25 में ये आपका जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया है 6.5 से लेकर 7 के बीच में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका 2023-24 में भारत का जीडीपी में कितने % वृद्धि हुआ है? तो ये 8.2%
ये ग्रोथ किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यानी 2023-24 में भारत के जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है, 8.2 वृद्धि हुआ है। और इस बार आपका अगले साल 24-25 में ये 6.5 से लेकर 7 तक रहने का अनुमान लगाया है। यानी जीडीपी घटने वाला है, ठीक है, इसके अनुसार। पहले था, इस बार आपका है 8.2, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका रियल जीडीपी है, यानी बेस रेट पर है, 11-12 बेस रेट के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत का कौन सा सांस्कृतिक स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका अहोम वंश के मुइदम, ऑप्शन नंबर बी होगा, अहोम वंश के मुइदम को शामिल किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का खेलों का शुभारंभ क्या है? ये आपका फ्रीज था, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते हैं? तो ये जीता आपका कांस्य पदक, सिल्वर मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि 20 अगस्त 2024 को पहले हरित अमोनिया निर्यात भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये क्या आपका भारत और जापान, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत और जापान किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन आपका हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये क्या आपका सीरम इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है कि वर्ष 2025 में होने वाले पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए ये पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये होगा आपका सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य ने बाल्यावस्था में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या आपका पंजाब राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया पहले सीजन का शुभारंभ चैलेंज किया है? ये क्या आपका अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के साथ स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का कर्ज देने का समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देगा आपका महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर डी होगा, इम्पोर्टेंट है, $500 मिलियन कर्ज देगा महाराष्ट्र सरकार को, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? ठीक है, किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? तो ये अब ब्राज़ील से हटने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि 18 अगस्त 2024 को एलन डेक्कन का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो वह थे, ध्यान रखिएगा, अभिनेता, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन आपका हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये क्या आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन आपका स्थिर कीमतों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में कितनी थी? स्थिर मतलब ये आपका 2011-12 बेस रेट के आधार पर, ठीक है, बेस रेट के आधार पर भारत का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1,06,744, ठीक है, 1,06,744, ये है आपका भारत का प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, ध्यान रखिएगा, 1,06,744 रुपया है भारत का प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 26 है, प्रचलित कीमतों मतलब जो आपका वर्तमान मूल्य अभी वर्तमान ईयर है, यानी आपका जो यहाँ दिया है 2023-24, इसके आधार पर, ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में निबल
राज्य घरेलू उत्पाद में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक था? तो ये था आपका तमिलनाडु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका भारत के में वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सकल क्षेत्रफल सर्वाधिक था? तो ये था आपका चावल के। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या पूर्वकालिक सदस्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल ही में आपका 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है और इसका अध्यक्ष कौन है आपको पता होगा, डॉक्टर अरविंद पगड़िया है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन इसका सदस्य कौन कौन है, यहाँ से प्रश्न जब आपका एग्जाम आएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाएगा, ये मुझे पता है, इसीलिए आपको ये प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पगड़िया है। और इसके सदस्य कौन है? तो अजय नारायण झा इसके सदस्य है। एनी जॉर्ज मैथ्यूज इसके सदस्य है। और ये जो 4 है ये आपका इसका सदस्य नहीं है, तो आपका केवल 1, 2 एंड 3 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार में जातिगत जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में निम्न में से किस वर्ग की जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? तो ये आपका सबसे अधिक क्या है? तो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का जनसंख्या आपका बिहार में सबसे अधिक है। ईबीसी के बाद आपका आता है ओबीसी, ईबीसी के बाद आपका ओबीसी आता है, और उसके बाद आपका आता है एससी आता है, और उसके बाद आपका आता है जनरल कैटेगरी। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? ईबीसी है, उसके बाद आपका ओबीसी है, थर्ड पर आपका एससी है, और फोर्थ पर आपका है यानी क्या? तो जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे अधिक आपका ईबीसी है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2025 को घोषित किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन अगर आपका T20 पुरुष विश्व कप 2024 के संदर्भ में सही कथन है, यानी जो आपका T20 विश्व कप 2024 में हुआ है और ये भारत जीता, आपको पता होगा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि यह इस फॉर्मेट का 10वां संस्करण था। क्या सही है? नहीं, ये गलत है, ये 10वां संस्करण नहीं था, ये T20 का 9वां संस्करण था। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड है कि भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। आपको पता होगा कि 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। ठीक है, भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, और इसका कप्तान कौन थे? तो MS धोनी, MSD कहेंगे, ये मेरा फेवरेट खिलाड़ी है MSD। ठीक है, तो उसी के कप्तानी में पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत ने जीता था। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, तो आपका सेकंड भी गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। थर्ड है कि वर्ष 2024 में भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया है, ये सही है। 2024 में भारत जीता है वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, और ये भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और पहली बार कब जीता था? 2007 में जीता था, उसके बाद 2024 में ये वर्ल्ड कप जीता है। तो आपका केवल थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ये क्या आपका फिलेमोन यांग को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन आपका वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नीदरलैंड। देखिए, भारत सबसे अधिक निर्यात किसको करता है? तो सबसे अधिक निर्यात करता है आपको अमेरिका को। ठीक है, भारत अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका से व्यापार में सरप्लस हमेशा रहता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है? कि भारत का निर्यात अमेरिका में भारत के आयात से अधिक रहता है। ठीक है, तो
आयात भारत अमेरिका से कम करते हैं, लेकिन भारत अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करते हैं। इसलिए अमेरिका से व्यापार में हम सरप्लस में रहते हैं, घाटा में नहीं रहते हैं। सबसे अधिक घाटा चीन के साथ रहते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे अधिक हम निर्यात किसको करते हैं? अमेरिका को, ध्यान रखिए। और उसके बाद आपका सेकेंड में किसको निर्यात करते हैं? तो यूएई को। इसके बाद हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं। और थर्ड पर इस बार आपका आ गया है नीदरलैंड, ठीक है। थर्ड पर नीदरलैंड को हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं। आप आयात निर्यात आई होप समझते होंगे। निर्यात का मतलब कोई भी वस्तु, जैसे भारत किसी देश को बेच रहा है, भेज रहा है, ठीक है, तो वो निर्यात हुआ, ठीक है। और किसी देश से ला रहा है, खरीद रहा है, तो आयात हुआ, ठीक है। तो भारत सबसे अधिक अपने वस्तु को अमेरिका में बेचते हैं, यानी सबसे अधिक निर्यात अमेरिका का करते हैं। उसके बाद आपका यूएई को करते हैं, उसके बाद आपको नीदरलैंड का करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, नीदरलैंड। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं, इस क्लास को आपका भी मन करेगा कि देखते रह जाए, क्योंकि इसी टाइप का आपका क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपका लेवल है वो आपका बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल है। इस लेवल का आपका क्वेश्चन यूट्यूब पर शायद ही आपको कहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको क्लास करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि एक देश एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक देश एक चुनाव, अभी आपका ये ट्रेंडिंग में टॉपिक चला है, ठीक है। आजकल ये टॉपिक आपका ट्रेंडिंग में रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित देखते हैं कौन सा कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है, बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। और इस समिति के कुल 8 सदस्य है, बिल्कुल सही है ये भी कि इस समिति में आपका कुल 8 सदस्य है। फिर आपका थर्ड है कि भारत में इससे पहले 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा चुके हैं, ये भी सही है। अब देखिए ये पॉइंट आपको दोनों तो मिल जाएगा, ये दोनों आपका बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन ये पॉइंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये आपका क्वेश्चन जो बनाए हैं हम अपने से बनाए हैं आपका पेपर के कटिंग से, ठीक है। पेपर कटिंग से हम बैठकर क्वेश्चन को सेट करते हैं, ठीक है। पॉइंट को इस वहाँ से लेकर हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिलेगा, ये आपको क्लास करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपका थर्ड भी सही है। फोर्थ आपका है कि 1983 में चुनाव आयोग की रिपोर्ट के एक साथ एक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी 1983 में चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें भी यह बात कहा गया था एक साथ एक चुनाव, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के बाद इसमें भी आपका कहा गया था। तो ये भी आपका सही है। फिर आपका 5 है कि 2016 में एक सुदर्शन नेपचियन की अध्यक्षता में संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, ये भी सही है, ठीक है। 5वां कथन भी आपका सही है। तो इसमें आपका सारा कथन आपका सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये आपका यहाँ लाइन पर आ गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी में जो आपका है ये आपका 5 ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यानी सभी कथन आपका सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर कौन सी कथन सही है। अब देखिए फर्स्ट कथन का है कि देश की सबसे लंबी समुद्री सेतु अटल सेतु है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है, ये भी सही है। और आपका ये हाल ही में बीपीएससी द्वारा आपका जो टीचर के एग्जाम हुआ था टियर 3, इसमें यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अटल सेतु की लंबाई पूछा गया था। तो 21.8 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तीसरा आपका पॉइंट है कि यह पुल सेबरी को नाहवा सेवा से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। या इसको कह सकते हैं कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड भी सही है। फोर्थ का आपका कि अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2024 को किया गया है, ये भी आपका सही है। 5 है अटल सेतु की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2016 को रखी थी, ये भी आपका सही है। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 पांचों कथन आपका सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड
5, यानी सभी कथन आपका सही है। देखिए ऐसा प्रश्न हम आपको अपने से बनाए हैं, बार बार कर आपका पेपर कटिंग से इस क्वेश्चन को सेट किया गया है, जिससे आपको सारा पॉइंट आपको याद हो जाए। अटल सेतु के बारे में जितने भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा आपका एक ही क्वेश्चन में आ जाए और सारा पॉइंट आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ी बात है। तो हो सकता है आपका ये 5 आपका ये पॉइंट है अटल सेतु से, हो सकता है आपका एग्जाम में कि यहाँ से 3 पॉइंट लेकर क्वेश्चन बना दे या 4 पॉइंट लेकर क्वेश्चन बना दे, या हो सकता है आपका एक ही पॉइंट लेकर क्वेश्चन बना दे। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका अटल सेतु से तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो सारा क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, मेरा मकसद एक ही है कि जो पॉइंट से हम क्वेश्चन करवाते हैं इस पॉइंट से आपका सारा पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 3 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का आपका एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू कराने के लिए किन अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित आपका जो समिति बने थे जिसका अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, इसने आपका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया सरकार को। ठीक है, तो रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। अब इस पर चर्चा हो रहा है कि आपका अगला चुनाव जो 29 में होगा ये आपका एक ही साथ चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा। ठीक है, और उसके चुनाव के 100 दिन के बाद आपका यानी जो यानी पंचायत चुनाव है और निकाय का चुनाव है वो होगा। ठीक है, तो रिपोर्ट ये जारी कर दिया है, रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यदि ये आपका लागू हो जाता है तो किन अनुच्छेद में संशोधन करना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 172 और 174 में संशोधन करना होगा। इन सभी अनुच्छेदों को आप रट जाइए, सीधे याद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी आपका 67 बीपीएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मुझे याद आ रहा है। ठीक है, जब आपका ये टॉपिक स्टार्टिंग में ही आपका चर्चा में आया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है, उसी समय बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 5 अनुच्छेद आपका जिसमें संशोधन करना होगा। थोड़ा सा आवाज़ में हो सकता है प्रॉब्लम आपको मिले क्योंकि मुझे थोड़ा सा खांसी हुई है। ठीक है, सर्दी खांसी हुआ, जुकाम हो गया, इसलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 5 है, कर आपका हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये क्या आपका बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, ऑप्शन सी होगा। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करवाते हैं ये सारा क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। ठीक है, आपको कोई भी हम फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते, ध्यान रखिएगा। लेट से हम क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, एक ही क्लास करवाएंगे, 20 क्वेश्चन ही करवाएंगे, लेकिन सारा आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन लेकर बैठ जाए कि चलो आज 500 क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, अब 500 क्वेश्चन हल तो कर लेंगे लेकिन इसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नहीं आएगा उसका कोई था नहीं है, तो ऐसा प्रश्न बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हम इतने अच्छे कंटेंट करवाते हैं खासकर आपका 7वें बीपीएससी के लिए और बीपीएससी के सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो ये क्लास लोग नहीं देखता है, 1000-2000 स्टूडेंट देखता है, लेकिन जो फालतू क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, 500 क्वेश्चन चलो करते हैं, आज 100 क्वेश्चन करते हैं और एक 1 लाइन क्वेश्चन आता है जिसका एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, उसका व्यू ढह जाता है, उसको देखता है स्टूडेंट, पता नहीं क्या होता है स्टूडेंट को। तो अच्छे चीज़ का कदर नहीं है, हम देखें स्टूडेंट के बीच में अच्छे चीज़ों की कदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आपको यदि अच्छे से तैयारी करना है, अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त करना है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको 100% मिलेगा। ठीक है, अब मेरा कोई भी क्लास देख लीजिए आप, एक भी फालतू चीज़ मिल जाए आपको कि ये क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे आपका करेंट पे हो, चाहे कोई भी विषय को हो, नहीं मिलेगा। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम करवाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप लोग पढ़िए। ठीक है, अच्छा चीज़ को कदर कीजिए, अच्छी चीज़ को कदर नहीं है हम देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी क्लास करवाए थे बहुत अच्छा, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं दिखा है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका है कि 16वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। 16वें वित्त आयोग का हाल ही में आपका गठन हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखिए करेंट पे जो आपका एग्जाम में होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या पढ़े ना पढ़े, ये आपको था नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। मुझे पता है जितने टॉपिक आपका ट्रेंडिंग में रहा है इस साल, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से आएगा। तो 16वें वित्त आयोग का गठन इसी साल हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है, कह डॉक्टर अरविंद पगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर अरविंद पगड़िया होंगे, ठीक है। और श्री ऋत्विक रजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे, ये भी सही है। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे इसके सचिव होंगे, ये भी सही है। थर्ड है कि 16वें वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल तक की अवधि के लिए कार्य करेगा, ये आपका गलत है। अप्रैल 2025 नहीं, अप्रैल 2026 कहिए। अप्रैल 2026 से इसका कार्यकाल शुरू होगा और ये 2031 तक इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। तो आपका थर्ड गलत है क्योंकि यहाँ 2025 लिखा है, 2026 से लेकर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ 2006 लिखा गया था, तो 2026 से लेकर 2031 तक इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपका थर्ड गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा? आपका केवल 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 2। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही मिलेगा यूट्यूब पर, आप जाकर देखिए, 1 लाइनर मिलेगा, ठीक है। 1 लाइनर सब करवाते हैं, रटते जाओ, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तो जो आपका एग्जाम का लेवल है उसी लेवल का हम क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप लोग देखिए, उसको कदर कीजिए, ठीक है। आप लोग क्लास ही नहीं देखते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इतना अच्छा कंटेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आएगा वो चीज़ नहीं देखते हैं, आप लोग फालतू चीज़ देखते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें और करा उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? किन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। अब देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि 2024 में बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी बिहारी को भारत रत्न मिला है, इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को पकड़ा जाता है कि कौन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ऐसे सबको अनुमान ये नहीं रहता है, ठीक है। यूट्यूब पर तो बहुत सारे है, बड़े बड़े से कोचिंग है, क्लास करवा रहे हैं, लेकिन फालतू क्लास करवा रहे हैं, आप जाकर देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पकड़ नहीं है उसको कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, मुझे पकड़ है क्योंकि मैं बीपीएससी को अच्छे तरह से जानता हूँ, ठीक है, और मैं खुद बीपीएससी देने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट आपका बेस्ट कंटेंट है, आप देखिए, इसको क्लास करके देखिए, ठीक है। आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा, इतना हम कह सकते हैं। अब देखिए, कह रहा भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, तो एम वेंकैया नायडू को नहीं किया है, पीवी नरसिंह राव को किया है, एमएस स्वामीनाथन को दिया है, और फिर आपका पी सुब्रमण्यम इसको नहीं दिया है। तो आपका 1 और 4 हो जाएगा, जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इतना से काम नहीं चलेगा, अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए कि किन्हें 2024 में भारत रत्न मिला है। तो 2 नाम बता दिए आपको, पी नरसिंह राव और एमएस स्वामीनाथन। उसके अलावा 3 व्यक्ति को और मिला है, लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है, और उसका अलावा आपका कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, जो बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित है, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। और उसके अलावा एक और है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी आपको भारत रत्न अवार्ड मिले हैं। तो इस सभी को नाम आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका कि महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है? आप बताइए, मेरा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आने के चांस नहीं है ऐसा, ठीक है। तो चांस मतलब ये बता रहा हूँ कि आएगा जरूरी नहीं है, कि चांस बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिक्किम उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय भारत का एक ऐसा पहला उच्च न्यायालय बना है जो प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका 9 है कि चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसका संबंध आपका है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण से, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो ये आपको जगह कर्नाटक, उससे अधिक आपका तमिलनाडु, उससे अधिक आपका गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी पवन ऊर्जा का क्षमता सबसे अधिक कहाँ है? तो ये आपका है गुजरात में, उससे कम आपका तमिलनाडु में, उससे कम आपका कर्नाटक में है।
फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ भी ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है। सीधे टिक नहीं लगाना है, एग्जाम में सही से पढ़ना है क्वेश्चन को। सही पूछ रहा है आपसे या गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है गलत है, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। अब देखिए फर्स्ट कह रहा है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां सदस्य है। क्या सही है गलत है? 100वां नहीं है, स्पेन 99वां सदस्य बना है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, तो 100वां सदस्य कौन है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखिए 100वां सदस्य आपका इसका बना है, ये आपका है पराग्वे। कौन है? पराग्वे है। ठीक है, 100वां सदस्य कौन बना है? पराग्वे बना है। और 101वां सदस्य इसका हाल ही बना है और ये आपका पड़ोसी है, अपना पड़ोसी है नेपाल। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य आपका हाल ही में नेपाल बना है, इसे ध्यान रखिएगा। 100वां सदस्य पराग्वे है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, नेपाल वाले ध्यान रखिएगा। तो आपका फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान हुई थी। ये आपका गलत है, COP 15 नहीं, ये आपका COP 21 के दौरान आपका पेरिस में हुआ था। ठीक है, COP 21 के दौरान कहाँ होता है? पेरिस में हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया है? तो भारत और फ्रांस इसके सहयोग से किया है। ठीक है, भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, भारत और फ्रांस के सहयोग से COP 21 2015 में पेरिस में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, 2015 में पेरिस में इसका स्थापना हुआ है। तो आपका फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। कर असत्य कथन की चयन करें तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपका गलत है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन का आपका चर्चा में रहे कृषि और भूमि का संबंध किससे है। तो कृषि और भूमि ये आपका ये एंकर है और ये किसने लॉन्च किया है, तो ये डीडी किसान जो आपका चैनल है, तो डीडी किसान चैनल ने इसे लॉन्च किया है। आपका ये आपका 2 AI एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, जिसका नाम कृषि और भूमि रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रुद्रम 1 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और करें कौन सा कथन सही है। रुद्रम 1 के बारे में बताना है। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये आपका गलत है। ये पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। क्या है, तो यह भारत का पहला एंटी रेडिएशन, ध्यान रखिएगा, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। तो रुद्रम 1 या भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है इसका विकास DRDO ने किया है, बिल्कुल सही है, DRDO ने इसका विकास किया है। थर्ड कह रहा आपका यह सतह से हवा में मार करने वाले, यही आपका गलत हो गया। यह सतह से हवा नहीं, ये हवा से सतह में मार करने वाले हैं, तो हवा से सतह हो जाएगा। तो थर्ड भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है सतह से हवा मार करने वाले, ये है आपका हवा से सतह में मार करने वाले, और इसका रेंज है 100 से 250 किलोमीटर, 100 से 250 किलोमीटर के बीच में इसका रेंज है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो थर्ड भी आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका केवल सेकेंड सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा केवल 2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का देखिए। क्वेश्चन का आपका 2024-25 के लिए SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे घोषित किया है, तो ये किया आपका चीन के किंगदाओ शहर को, ऑप्शन डी होगा। चीन के किंगदाओ शहर को घोषित किया है। और यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा SCO के बारे में, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है एग्जाम में, क्योंकि SCO का हाल ही में आपका बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका पाकिस्तान में इसका समिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने का चांस है। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक को पकड़ा जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, कोई कोचिंग वाला जो है आपको कुछ भी करवा दे रहा, आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद समझिए, खुद सोचिए कि क्वेश्चन का ट्रेंडिंग देखिए बीपीएससी का, कि पिछले ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा टॉपिक से पूछा है, क्यों पूछा है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एनालिसिस किया, 5 साल के पीछे एनालिसिस किया, तो देखें कि जो पॉइंट आपका, जो टॉपिक आपका हाल ही में चर्चा में रहता है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एससीओ बैठक इम्पोर्टेंट है। और आपको देखेंगे आप कि 69वें बीपीएससी में, ठीक है, 69वें बीपीएससी में आप देखेंगे कि आपका G20 से क्वेश्चन पूछा था। क्यों पूछा था? क्योंकि 2023 में आपका G20 का समिट कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही आपको पकड़ना होगा कि कहाँ से, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, क्यों पूछता है वहाँ से। तो क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका चर्चा में रहा है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह से इस साल आपका एससीओ का बैठक कहाँ हुआ है? तो ये आपका 2024 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो एससीओ के बारे में आपको हर चीज़ आपको पता रहना चाहिए। एससीओ का स्थापना कब हुआ था, एससीओ में भारत का सदस्य एससीओ का कब बना था, ठीक है, और एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, और एससीओ के सदस्य कौन है, एससीओ में आपका पूरे देश के, पूरे विश्व के जनसंख्या कितना % हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए एससीओ का जो आपका स्थापना हुआ था, इससे पहले आप याद रखिए, तो एससीओ का आपका स्थापना हुआ था, ये आपका 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 में एससीओ का स्थापना हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो इसका भी ध्यान रखिए, ये चीन के एक शहर आपका संघाई, तो चीन के संघाई शहर में हुआ था। ठीक है, जून 2001 में संघाई में हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात कि भारत इसका सदस्य कब बना एससीओ का, तो 2017 में, ध्यान रखिएगा, 2017 में आपका भारत और पाकिस्तान एक ही साथ इसका सदस्य बना है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ एससीओ का सदस्य बना है 2017 में। दूसरी पॉइंट आपको याद हो गया। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका चीन के बीजिंग शहर में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका है चीन के बीजिंग शहर में। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया याद रखने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है अब आपका, कि एससीओ जो है ये कितने यानी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका यूरेशिया के, ठीक है, यूरेशिया के जनसंख्या के कुल जनसंख्या का 60% से अधिक का ये आपका यानी प्रतिनिधित्व करता है। और पूरे विश्व को देखा जाए, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना % करता है, तो पूरे विश्व का लगभग 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है एससीओ। ऐसा ही क्वेश्चन आपका G20 से बना था, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये पूरे विश्व के जीडीपी का कितना % ये भागीदारी है एससीओ में, तो पूरे विश्व के जीडीपी का 1/4, ठीक है, 1/4 भाग आपका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहीं से एक प्रश्न आपका बनेगा, यहीं से प्रश्न आपका G20 से संबंधित आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अब अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट आप याद रखिए कि एससीओ के सदस्य कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो देखिए एससीओ के सदस्य आपका 8 सदस्य है वर्तमान में। तो चीन, भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद आपका है रूस। ठीक है, चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, उसके बाद आपका है किर्गिस्तान। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान है। उसके बाद आपका है उज्बेकिस्तान, सिर्फ हम उज्बे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान, फिर आपका है ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, फिर आपका है काजाकिस्तान, समतान लगा है। ठीक है, तो ये सभी आपका एससीओ का सदस्य है। चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपका 8 सदस्य है एससीओ का, इसे का नाम आप याद रखिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ जो मिलेगा, इस पीडीएफ में आपका पूरे डिटेल्स में सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में आप देखे होंगे कि भारत सरकार ने एक 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन कर आपका कि संविधान हत्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि 25 जून 1975 को पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ये गलत है, पहली बार नहीं लगाया था। हाँ, पहली बार ये आंतरिक अशांति के आधार पर कहा जाए तो आंतरिक अशांति के आधार पर पहली बार होगा, लेकिन ऐसे आपका यह तीसरी बार आपातकाल लागू किया है 1975 में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि ये कह रहा है पहली बार नहीं है, यह तीसरी बार है। ठीक है, तीसरी बार 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। पहली बार कब हुआ था ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, पहली बार आपका राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। तो पहली बार आपका भारत और चीन के युद्ध के समय लागू हुआ था, और ये हुआ था आपका 1962 में। ठीक है, प्रथम बार जब आपका भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, उस समय आपका 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, और दूसरी बार आपका 1971 में आपातकाल लागू हुआ था, दूसरी बार, और उस समय आपका भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस समय आपका दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, और तीसरी बार 1975 में लागू किया था। अब देखिए, एक चीज़ समझ में आता है आपको कि 1962 में युद्ध हो रहा था चीन के साथ, इसीलिए लागू किया था। ठीक है, युद्ध के आधार पर लागू किया। 1975 में भी आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के आधार पर लागू किया। लेकिन 1975 में कौन सा युद्ध हो रहा था, किस देश के साथ हो रहा था, ये बताइएगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। तो ये मनमौजी के लिए किया था 1975 में। ठीक है, मन मर्जी के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो आपका जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार छीन लिया गया था जनता का। ठीक है, तो उसी समय इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था, और बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया था। ठीक है, तो जो क्रूरता का हद होती है उसको भी पार कर गया था 1975 में, और लोग कहते हैं मोदी तनाशा है। ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, और जो कहते हैं वही देखिए 1975 में आपका ऐसे जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था वो भी आपका आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया था कि देश में क्या अशांति है। ठीक है, ये कौन सा अशांति था भाई, आपके लिए अशांति था, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने आयोग घोषित कर दिया था कि आप गलत तरीके से चुनाव जीते हैं। कौन, इंदिरा गांधी। तो उसी से बचने के लिए कि वो पीएम कैसी बनी रहेगी, उसी लिए क्या किया, वो रातों रात राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। किसके नाम पर, तो आंतरिक अशांति के नाम पर। ठीक है, और उसके बाद मनमर्जी किया उसको। ठीक है, 1 साल अपना कार्यकाल बढ़ा लिया, तो आपातकाल में आपका मौलिक अधिकार छीन लिया था, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गलत उपयोग किया था, दुरुपयोग किया था। इसीलिए भारत सरकार इसी को याद रखने के लिए कि कैसे संविधान का हत्या किया था, 25 जून को आपका प्रत्येक वर्ष आपका संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और यह बहुत अच्छा निर्णय है, कम से कम याद तो रहे जनता को कि क्या हुआ था 1975 में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आपका गलत है, क्योंकि ये लिखा है पहली बार, यह तीसरी बार हुआ है। और आपका सेकेंड जो है आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला था, ये सही है, 21 महीना तक आपातकाल चला था। ठीक है, यानी 21 महीने तक जनता को कुचला गया था। जनता ही नहीं, सभी पार्टी के जितने भी नेता हैं सबको जेल में कर दिया था। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा था। और लोग कह रहे मोदी तनाशा है, तो इंदिरा गांधी क्या थी। थर्ड कार्ड आपका अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित से संबंधित है। ये आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ये 359 के तहत नहीं होता, 358 के तहत होता है। ठीक है, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 358 के तहत आपका अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देते हैं। जो आपका ये आपका जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में, उसको आपको हनन कर लेते हैं, यानी उसको निलंबित कर देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ 359 नहीं होगा, 358 होगा, तो थर्ड आपका गलत है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, 359 के तहत क्या होता है, तो अनुच्छेद 359 के तहत आपका अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़ करके बाकी जितने भी आपका मौलिक अधिकार है उसका निलंबित करते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को जब निलंबित कर ही देगा तो आपको बचेगा क्या। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि 1975 में क्यों राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था, तो अपने मौन मर्जी के लिए और अपना पीएम के पद बचाए रखने के लिए क्या था। ठीक है, आप सोच सकते हैं। और वही कांग्रेस आज कह रहे कि मोदी तनाशा है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जो पढ़े लिखे हैं उसको भी समझ में नहीं आता होगा, और जो नाम के लिए पढ़े लिखे हैं उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उल्टा पुल्टा मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है किसको कितना ज्ञान है। ठीक है, तो आपको पता होगा 1975 में कारण क्या था कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर बात छोड़िए, ये सब सरकार की बात है। अगला क्वेश्चन आपका 16 है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स को बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये क्या आपका कांगो।
ठीक है, कांगो देश में किया गया है, आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या आपका झारखंड सरकार, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि महातरी वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये क्या आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन अगर आपका 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या आपका बुच्च सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो ये क्या आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी होगा। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में T63 हाई जंप प्रतिस्पर्धा में शरद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता, वह बिहार के किस जिले के निवासी है? तो यह है मुजफ्फरपुर जिला के निवासी, ऑप्शन आपका डी होगा। याद रखिएगा, ये आपका बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से आपका 2 प्रश्न बन सकता है। पहला तो आपका ये पूछेगा कि ये किस जिले के निवासी है, तो मुजफ्फरपुर का है। दूसरा आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में शरद कुमार ने किस प्रतिस्पर्धा में यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो ध्यान रखना, हाई जंप में किस में जीता है? हाई जंप प्रतिस्पर्धा में यह सिल्वर मेडल जीता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार के उदय कुमार अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी कलिमंजारो पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया, वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है आपका सारण जिले से, उदय कुमार बिहार के सारण जिले से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने आपका अमृतपाल मीणा, ऑप्शन सी होगा। अमृतपाल मीणा ये बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। इससे पहले सचिव कौन था? इससे पहले सचिव था आपका ब्रजेश मल्होत्रा, तो इसका कार्यकाल आपका समाप्त हो गया। अब आपका नया बिहार के मुख्य सचिव बने हैं अमृत कुमार मीणा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अमृतपाल मीणा इसका नाम है बिहार के मुख्य सचिव का, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के किन 2 शिक्षक का चयन किया गया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकेंद्र कुमार सुमन को चयन किया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, और ये पुरस्कार इसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर दिया गया है, इसे आप ध्यान रखना। और ये डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो है ये मधुबनी जिला से संबंधित है, और सिकेंद्र कुमार सुमन जो है ये कैमूर जिला से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, ए एंड बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है परम बुद्ध, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी होगा, परम बुद्ध हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाले कौन से राज्य बने हैं? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बिहार मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि पहला राज्य कौन है जो मेडिकल को हिंदी में पढ़ाई स्टार्ट किया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश, और दूसरा राज्य आपका है बिहार, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जुलाई 2024 में बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनके आपके
उनके अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए अब आपका बिहार सरकार ने ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से ही बिहार के सभी शिक्षक अपने हाजिरी को उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ई शिक्षा कोष। ध्यान रखना का इम्पोर्टेंट है, ई शिक्षा कोष ऐप का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर फतह करने वाला भारत की पहली महिला बन गई है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये है बिहार के सहरसा जिले से संबंधित। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी झा जो है, लक्ष्मी झा वो मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी किनावालू पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है और यह बिहार की सहरसा जिला के निवासी है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये मुझे लगता है आपका बीपीएससी के एग्जाम में, खास करके आपका जो 17वें बीपीएससी होने वाला है, इस एग्जाम में आपका आ सकता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन का आपका, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी बिहार कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी दी है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, आपका पहला है कि हिंदी और अंग्रेजी फिल्म के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, फर्स्ट। सेकेंड है कि फिल्म निर्माण तथा आधारभूत संरचना के लिए निवेशकों को 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये भी आपका सही है। थर्ड है कि क्षेत्रीय भाषा के फिल्मों के लिए अधिकतम 50% सहायता राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, और इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर 2024 का आयोजन किया गया है? ये क्या आपका पटना में। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने आपका ब्रजेश मल्होत्रा। ब्रजेश मल्होत्रा ये पहले बिहार का मुख्य सचिव था और यहाँ से अब रिटायर करके वह बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। तो यह बिहार के पहले था मुख्य सचिव, लेकिन अब वो बन गया है क्या? तो बिहार के सूचना आयुक्त बन गए हैं ब्रजेश मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या आपका राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यानी राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हम। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण सांसद चुने गए हैं। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, ध्यान रखिएगा। VBI कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ने सांसद बने हैं, यानी सांसद बने, और यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, मुजफ्फरपुर। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति किसे निर्विरोध चुना गया है? हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति किसे निर्विरोध चुना गया है? तो प्रोफेसर राम बच्चन राय को बिहार विधान परिषद के उपसभापति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के किस शहर में बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये क्या आपका किया जाएगा? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी होगा, भागलपुर इसका आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है कि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 17वें बीपीएससी में आपका यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट है कि वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बिल्कुल सही है, फर्स्ट कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। ये भी सही है। यानी आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों कथन सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 तीनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के अलावा बिहार के किन्हीं 4 शहरों में मेट्रो परिचालन का प्रस्ताव पारित किया है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आप पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, सॉरी ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा। एक सेकेंड, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ठीक है, इससे आप याद रखना। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर में यानी पटना के अलावा मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। इसका घोषणा बिहार कैबिनेट ने कर दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 25 अगस्त 2024 को घोषित घोषणा के अनुसार कौन सा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वैरी विल्मोर को फरवरी 2025 में पृथ्वी पर वापस लाएगा? तो ये मिशन है आपका क्रू ड्रैगन। मिशन का नाम है क्रू ड्रैगन मिशन, जिसके तहत आपका यानी अंतरिक्ष यान का नाम है। ठीक है, अंतरिक्ष यान का नाम है क्रू ड्रैगन। ठीक है, तो उसी के तहत आपका यानी सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। देखिए ये कब गया था स्पेस में? तो देखिए याद रखिएगा 5 जून 2024 को इसने स्पेस में गया था, और गया था मात्र 8 दिन के लिए। ठीक है, गया था मात्र 8 दिन के लिए, लेकिन उसके जो आपका यानी अंतरिक्ष यान था उसमें खराबी आ गया था, इसी कारण से वह वापस लौट नहीं पाए। ठीक है, तो ये 8 दिन के लिए गया था, लेकिन अब उसे 8 महीना रहना होगा अंतरिक्ष में, और ये आपका फरवरी में वापस आने वाले हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यह किस यानी अंतरिक्ष यान से गया था। ठीक है, तो यह गया था, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है स्टारलाइमर। ठीक है, स्टारलाइमर अंतरिक्ष यान। ठीक है, स्टारलाइमर अंतरिक्ष यान इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, स्टारलाइमर। इसी से इसने अंतरिक्ष में गया था। कब गया था? तो ये गया था आपका 5 जून 2024 को। ठीक है, और ये आपका वापस लौटेगा फरवरी 2025 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन सेकंड है कि 3 अगस्त 2024 को चयनित एक्सियोम 4 होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, एक्सियोम 4 मिशन के लिए बैकअप पायलट कौन होगा? आपको पहले जो सब्जेक्टिव में करवाए थे, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्लास जो करवाए थे, उसमें हमने इस पर पूरे चर्चा की है। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन पर बात किए थे। इसके लिए आपका 2 भारतीय पायलट का चयन किया गया है। एक तो आपका है प्रशांत बलकृष्णन नायर, और दूसरा आपका है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो इसमें आपका मेन जो है वो आपका शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला आपका मेन है। ठीक है, ये मेन पायलट होंगे, और इसके बैकअप रूप में प्रशांत बलकृष्णन नायर होंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि चांग-ई 5 नमूने से 25 जुलाई 2024 को चंद्र मिट्टी के बारे में क्या पता चला है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको पता होगा कि जो चांग-ई 6 मिशन है, चांग-ई 6 मिशन है, ये आपका चीन का एक चंद्र मिशन था, जो चंद्रमा पर पहुंचकर वहां से आपका मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस भी लौटा है। ठीक है, तो देखिए चांग-ई 6 मिशन जो है वो आपका, यह ध्यान रखिएगा, 3 मई
2024 को लॉन्च हुआ था। 3 मई 2024 को लॉन्च हुआ था और ये आपका चंद्रमा पर ये पहुंचा था आपका 2 जून 2024 को, ठीक है। 2 जून 2024 को ये आपका चंद्रमा पर पहुंचा था और वहां से वो आपका मिट्टी लेकर जो वापस पहुंचा था पृथ्वी पर, ये आपका 25 जून को पहुंचा है, ठीक है। 25 जून 2024 को ये पृथ्वी पर वहाँ से मिट्टी लेकर पहुँचा है, ठीक है। तो इसका शोध किया गया है, पता किया है, ये आपका 25 जुलाई को पता किया है। तो कह रहा है इसमें क्या पता चला है, तो वहाँ के मिट्टी से जल की पता लगा है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगा। अब यहाँ कहेंगे कि सर यह आपका चांग-ई 6 मिशन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका यहाँ पर है चांग-ई 5 मिशन। देखिए ये जब कहा चांग-ई 6 मिशन, ये आपका चांग-ई 5 मिशन जो चंद्रमा पर पहले गया था, वो पहले से मिट्टी वहाँ पर एकत्र करके रखा था। तो इसी मिट्टी को लेकर ये आपका यह चांग-ई 6 मिशन आया है। तो नमूना है तो आपका चांग-ई 5 मिशन का ही, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल की पता लगा है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपका 4th है कि नासा ने 19 जुलाई 2024 को कितने नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 6, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका नासा ने 4 स्वयंसेवकों की शामिल करते हुए मंगल ग्रह सिमुलेशन का कहाँ आयोजन किया, जो 6 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ। ये क्या था आपका जॉनसन स्पेस सेंटर। ये किसका स्पेस सेंटर है, तो नासा की है, ठीक है। ये आपका नासा का स्पेस सेंटर है, जॉनसन स्पेस सेंटर। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है इसरो द्वारा 23 जून 2024 को अपने तीसरे आरवीएल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किए गए विंगडल व्हीकल का नाम क्या है। इसका नाम आपका है पुष्पम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्पम जो आपका है ये पुनः प्रक्षेपण यान है, इसको दोबारा प्रक्षेपण कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन 7 है कि उस रडार का नाम बताइए, उस रडार का नाम क्या है जिसने 14 जून 2024 को मंगल ग्रह पर क्रेटर की खोज की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। शरद, ठीक है, शरद ऑप्शन आपका ए होगा, SHARAD, ध्यान रखिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो आपका यानी क्रेटर का जो खोजा है उस पर मंगल ग्रह के 3 क्रेटर का नाम भारतीयों के नाम पर रखा गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, 3 क्रेटर का नाम जो है वो भारतीयों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये आपका है पहला लाल क्रेटर, ठीक है। दूसरा आपका है मुरसान क्रेटर। मुरसान जो है ये आपका यूपी के एक शहर है, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। और आपका तीसरा जो है ये आपका है हिल्सा क्रेटर। हिल्सा जो है ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी शहर के नाम पर ये रखा गया है क्रेटर का नाम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ये आपका मंगल ग्रह के 3 क्रेटर का नाम भारतीयों के नाम पर रखा है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 8 है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा 5 जून 2024 को संयुक्त रूप से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ये किया आपका चीन ने लॉन्च किया है, लेकिन ये चीन और पाकिस्तान दोनों का संयुक्त मिशन है। ये आपका है पाकसैट MM1, पाकसैट MM1 को लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 9 है कि चीनी अंतरिक्ष यान 2 जून 2024 को किस चंद्र क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा था। देखिए अभी जो आपको बताए थे चांग-ई 6 मिशन, यही आपका है चांग-ई 6 मिशन, जो आपका चीन का चंद्रयान मिशन है। ये कर आपका चंद्रमा पर जो 2 जून को उतरा है वो किस क्षेत्र में उतरा है। ये उतरा था आपका दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन पर, दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन पर ये उतरा था और वहीं से मिट्टी का ये सैंपल लेकर पृथ्वी पर लौटा है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखिए आपका 10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन आपका है पहला कि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी चंद्रमा के लिए एक नियमित समय प्रणाली स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि एकल चंद्र समय प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य चंद्रमा पर मनुष्य की वापसी को सुगम बनाना और चंद्र अन्वेषण को शामिल विभिन्न संगठनों के मध्य
समन्वय में सुधार करना है। दोनों आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 11 है कि चंद्रमा पर पहली ट्रेन प्रणाली के लिए योजनाबद्ध नाम क्या है। इसका नाम आपका ध्यान रखिएगा फ्लोट, ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन आपका बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन का प्रमाण पाया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कह बृहस्पति ग्रह के किस चंद्रमा पर ओजोन का प्रमाण पाया गया है। तो ये आपका है कैलिस्टो, ध्यान रखिएगा बृहस्पति ग्रह के कैलिस्टो चंद्रमा पर, बृहस्पति ग्रह के कैलिस्टो चंद्रमा पर ओजोन का प्रमाण मिला है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है कि ऐसोपॉड की नई प्रजाति के नाम इसरो के नाम पर रखा गया है जो केरल के कोल्लम में पाई गई थी। यानी ये आपका है ऑप्शन डी होगा ब्रूसेथोआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्रूसेथोआ ये प्रजाति है जिसका नाम इसरो के नाम पर रखा है। कहाँ मिला है, तो ये आपका केरल के कोल्लम में मिला है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो ये क्या आपका तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन आपका कि नया खोजा गया ग्रह स्पेसक्यूलस 3b पृथ्वी से कितनी दूर है, जो 19 मई 2024 को खोजा गया है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपका ये नया ग्रह है, ठीक है, स्पेसक्यूलस 3b इसका खोज किया जो पृथ्वी से आपका लगभग 55 प्रकाश वर्ष दूर है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन आपका तुर्की के किस ज्वालामुखी में एक गाढ़ा है जो यिन यांग प्रतीक जैसे दिखता है, जिसे 16 मई 2024 को नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा खोजा गया था। इसका ये नाम का है माउंट अरारत, ध्यान रखिए कौन सा पर्वत है, सॉरी ज्वालामुखी है, तो माउंट अरारत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो हम जितने प्रश्न हल कर रहे हैं ये सभी आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, यानी कह सकते हैं साइंस एंड टेक से आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। ऐसा आपका टॉपिक वाइज कोई नहीं करवाएगा क्लास, ठीक है। हमने देखिए आपको टॉपिक वाइज क्लास करवा रहे हैं और ये आपका खास करके 17वीं बीपीएससी के लिए आपका करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप यदि 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आपका करेंट अफेयर वीक है, लगता है आपको बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप हमारा क्लास देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरे टॉपिक वाइज हम क्लास करवाते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज करवा देंगे जिससे आपका एग्जाम में किसी भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आपका साइंस एंड टेक से अब क्वेश्चन आपका अच्छा खासा आता है, ठीक है, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 7 है, सॉरी क्वेश्चन 17 आपका है। क्वेश्चन 17 है कि वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई मेसियर 82 आकाश गंगा में 28 अप्रैल 2024 को पाए जाने वाली दूर के विशाल ज्वाला मैग्नेटर को लोकप्रिय रूप से क्या कहा गया, ठीक है। इसका नाम दिया है आपका सिगार गैलेक्सी, क्या नाम दिया है, सिगार गैलेक्सी इसका नाम दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन आपका है कि शेनझोउ 18 क्रू को 27 अप्रैल 2024 को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निम्नलिखित से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्या है आपका चीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए नाम से ही लग रहा है आपका चीन का ये नाम है, ठीक है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 19 है कि आकाश गंगा में पाए गए सबसे बड़े तार के ब्लैक होल का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये ब्लैक होल का नाम है BH3, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 20 है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। गगनयान दल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, यानी गगनयान जो मिशन है उसके जो दल है उसके टाइमलाइन के लिए आपका एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये इस ऐप का नाम है सखी ऐप, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 21 है, तीसरी परीक्षण उड़ान द्वारा
तीसरी परीक्षण उड़ान पर पृथ्वी पर वापसी के दौरान कौन सा मून बाउंड रॉकेट नष्ट हो गया? तो ये आपका है स्टारशिप, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है कि उस सबसे बड़े टेलीस्कोप का नाम बताइए जिसने विशालकाय आकाशगंगा GNZ11 का पता लगाया है। तो ये आपका है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 23 है कि इसरो द्वारा युवा पीढ़ी के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका युविका, ऑप्शन नंबर बी होगा युविका। ये आपका इसरो द्वारा युवा को प्रशिक्षण और युवा को आकर्षित करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 24 है। क्वेश्चन का आपका पहले 2005 EX 296 नाम से पहचान किए जाने वाले छद्रु ग्रह जिसे अब एक नए नाम 215884 के से जाना जाता है का नाम किस भारतीय भौतिकी के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ये नाम रखा है आपका जयंत मूर्ति के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 है इसरो द्वारा इनसैट 3DS लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसमें आपका देखा जाए तो ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका जो इनसैट 3DS जो लॉन्च किया था ये क्या था आपका GSLV F14 से। ठीक है, GSLV F14 से इसे लॉन्च किया गया था आपका इनसैट 3DS। ठीक है, और ये एक मौसम उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का 26 है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने TOI 715B के नाम से जाने जाने वाले सुपर अर्थ खोजा है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सुपर अर्थ खोजा है? तो ये खोजा आपका नासा ने, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 22 फरवरी 2024 को किस अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग की है? ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस अंतरिक्ष यान ने लैंड किया है? ये क्या आपका ओडिसियस, ये आपका अमेरिका के एक अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका का अंतरिक्ष यान था और अमेरिका के प्राइवेट कंपनी का था। ठीक है, अमेरिका के प्राइवेट कंपनी का था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिसियस। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन आपका है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने गैया स्पेस टेलीस्कोप ने तारों की 2 पुरानी धाराओं की खोज की इसका नाम आपका शिव और शक्ति नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन क्या आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 6 जनवरी 2024 को उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतिम कक्षा में प्रवेश कराया है। तो कौन सा है? तो यह है आपका आदित्य L1। आदित्य L1 आपका L1 पॉइंट पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आदित्य L1 को कब प्रक्षेपण किया था? तो 2 सितंबर 2023 को इसे प्रक्षेपित किया था। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया था, जो आपका 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर पहुंचा है। और इसे आपका ध्यान रखिएगा PSLV C57 से लॉन्च किया था। PSLV C57 से लॉन्च किया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन क्या आपका कि Chang'e-6 चंद्रमा के दूर से नमूना एकत्र करने के लक्ष्य के साथ लूनार प्रोब मिशन किस देश का मिशन है? जैसे कि जो 2 मई 2024 को घोषित किया गया था। देखिए, तो ये आपका ध्यान रखिएगा Chang'e-6 मिशन और लूनार प्रोब मिशन ये आपका चीन का मिशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय सेनाओं द्वारा 30 अगस्त 2024 को शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? तो ये क्या आपका भारतीय सेनाओं ने। भारतीय सेना कहने का तो थल सेना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? तो आपका भारतीय सेना ने शुरू किया है। और इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपका रक्षा
पेंशन भोगियों और दिग्गजों का समर्थन करना। ठीक है, समझिए प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य मेन है आपका को जो आपका पूर्व सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है उसके परिवार है उसको सहयोग प्रदान करना, सहायता प्रदान करना और पेंशन संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का सेकेंड है। क्वेश्चन का है कि 30 अगस्त 2024 को जारी गूगल डीप माइंड की मोरनी परियोजना का फोकस क्या है? इसका फोकस आपका है भारतीय भाषाओं के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ध्यान रखिएगा इसमें का 125 प्लस भारतीय भाषाओं का संकलन किया जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2024 को विकसित मिश्रित मैट्रिक्स झिल्ली का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उद्देश्य आपका है अमोनिया और अमीन रिसाव का पता लगाना। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 4 है कि अधिक प्रभावी पादप जीनोम संपादन के लिए 22 अगस्त 2024 को कौन सा छोटा जीन संपादन प्रोटीन पेश किया गया है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 5 है कि IIT इंदौर द्वारा 12 अगस्त 2024 को विकसित उन्नत जूते में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये कौन विकसित किया है? तो IIT इंदौर विकसित किया है। ठीक है, ये उन्नत जूते का तकनीक कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी TENG। देखिए ये तकनीक में क्या है, तो ये एक ऐसा जूता का बनाया है जिस जूते में चलने से जो आपका घर्षण पैदा होगा उससे आपका बिजली उत्पन्न होगा। ठीक है, बिजली उत्पन्न होगा, यानी वो जो क्या करेगा, वो आपका जो जूता का गति है उस गति का प्रयोग करके वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा, और जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा और उससे वो जो नेविगेशन सिस्टम होता है ट्रैक करने के लिए वो इसमें सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये आपका सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका कार्य किया है। जो आपका जूता का विकसित किया है उससे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगा और इसी से आपका जो GPS सिस्टम होता है वो आपका कार्य करेगा, जिससे सेना कहीं भी जंगल में भी ट्रैक कर सके किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा कार्य किया है आपका IIT इंदौर ने। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 6 है कि किस संस्थान ने 31 जुलाई 2024 को नए जीनोम संपादन प्रणाली विकसित किया है? तो ये क्या आपका CSIR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है कि 21 से 29 जुलाई 2024 तक आयोजित 54वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में पदक तालिका में वियतनाम के साथ कौन सा देश चौथा स्थान हासिल किया है? देखिए फिजिक्स ओलंपियाड में वियतनाम के साथ भारत आपका चौथा स्थान हासिल किया, ये आपका भारत होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये आपका जो फिजिक्स ओलंपियाड है ये कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका ईरान में। ठीक है, फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था, और इसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो कितने पदक जीता है? तो टोटल आपका 5 पदक जीता है, उसमें से आपका 2 जो है वो गोल्ड है और 3 जो आपका ये सिल्वर मेडल है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था ईरान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन आपका है कि 12 जुलाई 2024 को छिपे हुए मैक्रो कॉन्टिनेंट की खोज कहाँ की गई थी? ये आपका स्टार लगा कर रखिएगा, मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 12 जुलाई 2024 को छिपे हुए मैक्रो कॉन्टिनेंट की खोज की गई है। ये कहाँ खोज गई है? ये आपका छुपा है कहाँ पर? तो डेविस स्टेट में। ठीक है, डेविस जल संधि के बीच छुपा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को आपका हो सकता है साइंस टेक्स्ट से पूछे या हो सकता है आपका ज्योग्राफी में इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दें। ठीक है, क्योंकि डेविस जल संधि जो है ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। और ध्यान रखिएगा ये आपका जो डेविस स्टेट है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये किसको जोड़ता है डेविस जल संधि? तो ये आपका लिब्राडोर सागर को बैफिन खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, लिब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ता है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन आपका किसने 11 जून 2024 को विद्युत रक्षक प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये क्या आपका लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है कि 3 जून 2024 को अरुणाचल प्रदेश की सियोंग घाटी में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम क्या है? एक तो आप ये ध्यान रखिए कि नई आपका जो चींटी की प्रजाति खोजी गई है वो कहाँ खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई है और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम आपका है ऑप्शन डी होगा, पैराट्रिक्सिना नीला। ऑप्शन डी होगा। बस ध्यान रखिए। देखिए ऐसे प्रश्न को आपको 100% याद तो नहीं रहेगा, लेकिन यदि आप देख के गए रहेंगे तो जैसे आपका देखिए ये सभी में आपका क्या है, सभी में सेम है, चेंज कहाँ है तो यहाँ चेंज है, तो ये आपको यहाँ पर नीला ध्यान रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपका सेम टू सेम नाम आपको याद हो, लेकिन प्रश्न देखे रहेंगे तो आपका यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 14 मई 2024 को घोषणा के अनुसार कौन सा देश AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का घर बन जाएगा? यानी कहाँ पर AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का घर बनाएगा? ठीक है, तो ये आपका बनाएगा फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल 9 मई 2024 को पेश किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका है सेसम, इसका नाम क्या है? सेसम इसका नाम है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 14 है कि नीदरलैंड्स के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय और दक्षिण कोरिया के शिंगोंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 30 अप्रैल 2024 को किस सामग्री का उपयोग करके सिनैप्स के रूप में जाने वाले एक कृत्रिम न्यूरोलॉजिकल जंक्शन विकसित किया है? तो इसका हो जाएगा आपका पानी और नमक। ठीक है, तो इसका आंसर ए और डी दोनों होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी नहीं होगा, ए और डी दोनों होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन का आपका एक उच्च ऊर्जा उच्च शक्ति हाइब्रिड सोडियम आयरन बैटरी जिसे जल्द ही विकसित किया जा सकता है 25 अप्रैल 2024 को केसैक्ट के शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई है। तो कह रहा है केसैक्ट में के का अर्थ क्या है? के का अर्थ है कोरिया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, KAIST का फुल फॉर्म है कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसी ने सोडियम आयरन बैटरी की ये खोज किए विकसित किया। ठीक है, सोडियम आयरन बैटरी की विकसित किया कौन? तो कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी KAIST। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है कि किस IIT ने साइटोनिक्स नामक आवश्यक प्रोटीन की पहचान के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? नैनो सेंसर का अनावरण किया है, तो ये क्या है? क्या IIT जोधपुर। ऑप्शन ए होगा, IIT जोधपुर ने यह विकसित किया है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस एयरपोर्ट एस्टेट के सहयोग से 1000 किलोवाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का योजना बना रहा है? तो ध्यान रखिए, ये आपका होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 18 है कि गूगल ने अपना किस उत्पाद का नाम बदलकर जैमिनी रखा है? तो ध्यान रखिए, बार्ड का नाम बदलकर गूगल ने जैमिनी रखा है। ऑप्शन आपका ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 19 है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्किल्स फॉर जॉब कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 20 है कि किस विश्वविद्यालय ने मानव DNA बैंक और वन्यजीव DNA बैंक की पहल शुरू की है? ये क्या आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 21 है। क्वेश्चन आपका कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस अंतरिक्ष मिशन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था? तो ये क्या था आपका चंद्रयान 3 मिशन को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 22 है कि को रोवर AI इंडिया द्वारा पेश किए गए पहले बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, भारत GPT। ऑप्शन आपका सी होगा, भारत
जीपीटी। तो ये था आपका साइंस डे का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि हम आपको जो क्लास करवाते हैं वो आपका सारा इंपॉर्टेंट ही रहता है, आप जाकर देख लीजिए। देखिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई भी आपको फालतू क्वेश्चन लेकर आ जाओ और एक बार आपका 100 क्वेश्चन करवा दूँ या 500 क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है, और व्यूज कमा लूँ। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। देखिए मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं जाता उसका कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम आपको अच्छे कंटेंट ही देंगे, ठीक है, अच्छा कंटेंट ही देंगे, ठीक है। जो भी देखेगा वो अच्छे से देखेगा, उसको फ़ायदा करेगा, ठीक है। और हम स्टूडेंट को लुभाने के लिए कार्य नहीं करते हैं, नहीं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन उठाएंगे ऐसे इजी क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, और आपको एक दिन में हम डेली आपको 100 क्वेश्चन करवा देंगे दूसरे की तरह, हम भी व्यूज कमाएंगे, लेकिन इससे फ़ायदा आपको नहीं होगा, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, जितने भी क्लास करवाते हैं सारा इंपॉर्टेंट होता है, आप जाकर देख लीजिए। ऐसा प्रश्न आपको बहुत बड़े बड़े से यूट्यूबर जो है, बड़े बड़े से जो कोचिंग वाले ने वो भी आपको नहीं करवाएंगे, ये वादा के साथ कर सकते हैं। आप का क्लास उसका देखिए और मेरा क्लास देखिए और क्वेश्चन का लेवल का आप अंतर कीजिएगा, ठीक है, पता कीजिएगा, ठीक, फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या है और वो क्या है, ठीक है। फिर भी लेकिन मेरा क्लास स्टूडेंट ज़्यादा नहीं देखता है, हम नहीं जानते क्यों नहीं देखता है, ठीक है, लेकिन जो भी देखता है वो दिल से देखता है और उसके एग्ज़ाम में डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाले हैं। बस आप एग्ज़ाम होने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन कितना मिला है, ठीक है। इसलिए कहते हैं इंपॉर्टेंस को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जो हम क्लास करवाते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अदर यूट्यूबर की तरह हम नहीं है कि कुछ भी आए कुछ भी करवा दिया आपको, बस आपको क्या करना है, फिर व्यूज कमाना है। 100 क्वेश्चन भी हम भी ला सकते हैं कहीं से, क्वेश्चन की कमी नहीं दुनिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन 100 क्या, हम 500 क्वेश्चन डेली करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको करवाने से फ़ायदा नहीं है, इस बात को समझिए। हम 2 दिन क्लास नहीं करवाएंगे अलग चलेगा, ठीक है, हम 2 दिन क्लास नहीं करवाएंगे चलेगा, लेकिन हम फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ये मेरी सोच है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि क्लास को इंपॉर्टेंस दीजिए, जो भी क्लास करवाते हैं उसे जरूर देखिए, आपके एग्जाम में सहयोग मिलेंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।